हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कैंप। आज हम फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 क्लास 10th साइंस का, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉलिड्स। और हम रिज्यूम कर रहे हैं किस टॉपिक से। देखिए, हमने पहले किया था एसिड्स एंड बेसिस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल्स से, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो आज हम बात करेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 2 ml बेस लीजिए। बेस बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बड़े आराम से लैब में अवेलेबल भी है। तो अब क्या करें कि इस 2 ml NaOH सोल्यूशन में 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स डाल दें। आपको याद होगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स हमने बात किया था कि ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो बेस और एसिड को डिफ्रेंशिएट करने में या इंडिकेट करने में हेल्प करता है। ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ना, ये कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब इसको बेस में ऐड किया जाता है तो बेस का कलर पिंक हो जाता है, और इसी से हमें पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है वो बेस है। ठीक है, हमें एक पिंक सोल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करें, इसमें थोड़े थोड़े ड्रॉप वाइज एसिड डाल दीजिए। एसिड डालना शुरू करेंगे, 2 3 4 ड्रॉप के बाद आप ये देखेंगे कि कलर जा रहा है, पिंक कलर फेड हो रहा है, और एक ड्रॉप पर एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो कलरलेस हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? अब फिर आप एक ड्रॉप NaOH डाल के देखिए, अचानक से क्या होगा, फिर से पिंक कलर आ जाएगा। फिर आप इसमें HCl डालिए, NaCl नहीं, HCl डालिए, तो HCl एसिड है, फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो जादू हो रहा है ना, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, कभी कलर आ रहा है बेस के डालने से, कभी कलर जा रहा है एसिड के डालने से। तो एक्चुअली यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नल करते हैं। नल मतलब ज़ीरो कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ एन एसिड इज नलिफाइड बाय अ बेस एंड वाइस वर्सा। अगर आप एसिड के साथ बेस मिलाएं तो वो उसका एसिड का इफेक्ट ख़त्म करता है, और अगर बेस के साथ एसिड को मिलाएं तो वो बेस का इफेक्ट नल करता है। तो ऐसे ही हम जब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस का इफेक्ट ही खत्म हो गया, अब जो सॉल्यूशन बना वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH, जो कि अभी अभी हमने करके देखा था। NaOH इज अ बेस, HCl इज एन एसिड। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट, इस केस में NaCl मिल रहा है, एंड वाटर। तो आप ये देखिए, अब वाटर मिल गया आपको, वाटर बन गया है, सॉल्ट उसमें सॉल्युबल है। तो अब ये जो सोल्यूशन है, ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। यानी अगर आप इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ना तो ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न होगा और ना ही रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है यहाँ पर, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। तो आपके पास क्या सॉल्ट आ गया, कैल्शियम सल्फेट। इस केस में आपका सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, एंड अगेन वाटर फॉर्म हो गया। और फिर याद दिलाती हूँ आपको कि आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना ना भूल जाए, नहीं तो आपका लिखा हुआ मार्क्स फेच नहीं करेगा। तो इसलिए अब हम एक जनरल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, और ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे घरों में जो कॉपर की, तांबे की, अगर कोई जैसे कोई भी आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट बोलते हैं किसको, जैसे आप कोई सजावट की चीज़ रखते हैं, या जैसे मंदिर में कोई भगवान जी की मूर्ति है जो कॉपर की बनी हुई है, तो ओवर द टाइम क्या होता है, वो थोड़ी डल हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोट होता है, और ये बात हमने पहले भी बताई है कि दैट इज़ नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड। तो यानी ये जो आपके मेटल के ऑब्जेक्ट्स अपना शाइन खोते हैं, उनके ऊपर कोई लेयर बन जाती है, तो दैट इज़ अ मेटल ऑक्साइड लेयर, मतलब उसी मेटल का ऑक्साइड बन चुका होता है। तो अब क्या होता है, यूजुअली आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा उसे साफ करती है नींबू घिस घिस के। नींबू में कौन सा एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड। कई बार आपने ये भी देखा होगा, चलिए अगर नींबू नहीं है ना तो इमली होती है घर में, तो इमली के पानी से भी उसको साफ कर देते हैं, तो इमली में भी तो एसिड है। टेमरिंड, टेमरिंड में कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड। तो यानी कुछ तो रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ। जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और उसी के साथ वो जो कोटिंग होती है जो डल कर देती है हमारे उन ऑब्जेक्ट्स को, जो भी सजावट की चीज़ें हैं या मंदिर की चीज़ें हैं, उनको अगर डल कर देते हैं तो उस मेटल ऑक्साइड की लेयर को वो फटाफट ये रिएक्शन उसको निकाल देती है, और फिर से हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और इसी से हमें एक और बात पता चलती है कि ये जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड का, उसने प्रोडक्ट क्या दिया आपको, सॉल्ट एंड वाटर। अरे यही प्रोडक्ट तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ने भी दिया था। तो यानी क्या मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था कि आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव होती है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आई होप दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू, बड़े आराम से समझ में आएगा आपको, और मुझे यकीन है कि आप इसके बाद जब अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी रखेंगे, बहुत खुशी खुशी बिना डरे एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर। चलिए रिएक्शन एक और देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। हमने पहले पढ़ा था पिछली स्लाइड में मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। अब हम देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद बेस। तो इसका भी बहुत पहले भी हमने ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। देखिए, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब ये रिएक्शन देखा गया ना, तो भी आपको क्या मिला, एक सॉल्ट मिला, इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट, और अगेन वाटर मिला। तो ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन वाला ही रिएक्शन दिखा रहा है। आई मीन ये रिएक्शन भी वही प्रोडक्ट दे रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिला है। तो कितनी आसानी से ये बात प्रूफ हो गई कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये भी यानी हमको यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। इससे आपको अगर कभी ये प्रूव करने के लिए भी आता है तो आप बड़े आराम से इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरीके से मिल रहा है जैसे कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिला है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी डाउट है आप फिर से मेरी वीडियो को रिवर्स करके सुनिए, आपको फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन।
मतलब ठीक है, हमने इतने सारे एसिड्स पढ़ लिए, टार्टरिक एसिड पढ़ा, सिट्रिक एसिड पढ़ा, हमने नेचुरल एसिड्स हैं ये तो ऑक्सैलिक एसिड्स पढ़े, हाँ, लेकिन उसके बाद हमने सिंथेटिक एसिड्स भी पढ़े, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन सारे एसिड में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, आप ये देखिए, अभी तक जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आ रहे हैं, सारे एसिड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट आपका सभी एसिड्स के साथ सेम बन रहा है। तो यानी कुछ तो है, कुछ तो कॉमन है ना सारे एसिड्स में। तो समझते हैं कि सारे एसिड्स क्या चीज़ एक जैसी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो सेम रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे ही जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये बात पता चली कि सारे एसिड्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एक्चुअली क्या होता है ना, एसिड्स जब भी वाटर में डलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे शो कर रखा है, तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो है ये डिसोसिएट हो जाता है अपने दो आयंस में, एक तो H पॉजिटिव आयन होता है और एक Cl नेगेटिव आयन होता है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह पाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है कि अपने आप को दूसरे एक और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराता है और क्या बना देता है, एक और आयन बोलते हैं H3O पॉजिटिव, जिसको कि हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर हम ये कहते हैं कि सारे एसिड्स हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन आयंस क्या हैं, वो एकमात्र प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन इतना रिएक्टिव होता है कि ये फटाफट से किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करता है और जिस सॉल्यूशन में ये डला है वहाँ है पानी, तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेगा और वाटर के जैसे ही उसके साथ बाइंड करेगा तो वो जो आयन बनाएगा दैट इज़ नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE पूछता भी है कि हाउ आर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म्ड या व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो whenever acids are dissolved in water, the acids dissociate into H पॉजिटिव आयंस, यानी वो एसिड्स जो है हाइड्रोजन आयंस में टूट जाते हैं, मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस और जो भी दूसरे नेगेटिव आयंस है, हाइड्रोजन आयंस क्योंकि पॉजिटिव आयंस है तो दूसरे नेगेटिव आयंस हैं। अब ये हाइड्रोजन आयंस क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। प्लीज़ मैं आपको इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आप सिर्फ अपने आंसर को यहीं पर एंड ना कर दें कि दे फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, वो वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन आयंस लिबरेट हुए हैं व्हेन एसिड को पानी में मिलाया गया है, तो तब ये हाइड्रोजन आयंस इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो ऐसे एज अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, तो फटाफट वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। प्लीज़ अपने आंसर को हाइड्रोनियम आयंस तक लेकर जाइएगा और उस इक्वेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ सेकेंड बुलेट पॉइंट में ये इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हम एक और बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्मेशन से आपको ये भी पता चलता है कि कोई भी एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है। जैसे कि अगर मैं HCl की बात करूँ या HNO3 की बात करूँ यानी नाइट्रिक एसिड, या H2SO4 की बात करूं, तो इसमें ये तीनों एसिड्स इस तरीके के एसिड्स हैं जो जब जैसे ही वाटर के साथ इनको डिसॉल्व किया जाएगा ना, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे H पॉजिटिव आयंस में।
और जब H पॉजिटिव आयंस बने तो अगेन आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये फटाफट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोनियम आयंस बनाएंगे। तो ये तो इन एसिड्स को हम जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इन एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन वहीं पर कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम बोलें तो CH3COOH। तो जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना, तो इससे भी हाइड्रोजन आयन तो लिबरेट होता ही होता है और साथ में वाकई ये CH3COO दिस इज एसिटेट आयन ये भी लिबरेट होगा। लेकिन आप देखिए CH3COO इसमें अभी और हाइड्रोजन है लेकिन ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, यानी और ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट हो सकते थे जो नहीं हुए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि सारे हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होते और हम ऐसे एसिड्स को वीक एसिड्स कहते हैं। तो acids can be of two types, strong acids and weak acids. The acids which dissociate into water solution into their hydrogen ions completely, then these are known as strong acids, while the acids which do not dissociate completely into their hydrogen ions are known as weak acids. Example मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, HCl, HNO3, H2SO4 ये सब strong acids हैं. Acetic acid is a weak acid. ओके यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे आपके NCERT में ये एक एक्टिविटी भी दी है जहाँ हम ये टॉपिक को कंसिडर कर रहे हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो इसमें ना ये एक डायग्राम आपको दे रखा है और उसमें क्या दिखाया है कि एक बीकर लिया, उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है और उसी में एक रबड़ कॉर्क लगाकर दो नेल्स लगाई हुई हैं, दो कीलें यहाँ पे लगा रखी हैं। इन दोनों कीलों को फिर ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है, बैटरी में एक बल्ब और ये पूरा का पूरा आपका पूरा सर्किट बनाया है। क्या होता है कि जब एसिड में इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ये सर्किट हमने बनाया इसका स्विच ऑन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर जाता है। बल्ब ग्लो क्यों करता है? आपने ये तो इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, बल्ब ग्लो तभी करेगा जब देयर इज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ करंट, तो यहाँ पे हमने क्या करंट का काम किया है, तो ये बहुत ही अच्छी समझने वाली बात है कि एसिड अगर हमने यहाँ पे HCl लिया और उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, ऐड किया उसमें वाटर, तो HCl किस में डिसोसिएट हो गया अपना H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब ये आयंस भी तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, Cl नेगेटिव आयंस भी इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव ये आयंस क्या हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी किससे कंडक्ट होती है? चार्ज्ड पार्टिकल से, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो आयंस हो। तो इस केस में, एसिड के केस में एक्चुअली ये आयंस लिबरेट हो रहे हैं और इस वजह से ये बल्ब जल गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि वाई डज द बल्ब ग्लो, कि इस केस में बल्ब ग्लो क्यों हो गया, तो आप कहेंगे बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। प्लीज़ आप यहाँ पे आयंस वर्ड यूज़ करें। ये वाली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से नहीं हो रही है, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है आयंस के मूवमेंट की वजह से। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने यही पढ़ा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? ऑल एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन आयंस whenever they are added to aqueous solution. एंड दिस हाइड्रोजन आयंस की वजह से क्या करते हैं एसिड्स? दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हमने एसिड के लिए पढ़ लिया है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, हम ये बात बेसिस के लिए भी पढ़ लेते हैं
कि बेसिस में क्या कॉमन है। जैसे एसिड्स जो हैं H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करते हैं, ऐसे ही बेसिस लिबरेट करते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस मतलब OH नेगेटिव आयंस। तो जैसे कि आपने NaOH को लिया, दिस इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस मतलब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो फिर कोई भी बेस, कोई भी एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो NaOH ऑन एडिशन टू वाटर क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करेगा और Na पॉजिटिव आयंस लिबरेट करेगा। सिमिलरली दूसरा बेस लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH नेगेटिव आयंस लिबरेट हुए इन दी एक्वस सोल्यूशन एंड कैल्शियम पॉजिटिव आयंस भी लिबरेट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी बेस ले लें, उसके एक्वस सोल्यूशन में कौन से आयंस लिबरेट होंगे, OH नेगेटिव आयंस। और OH नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब यहाँ पे जब हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हुए तो इससे पहली वाली जो एक्टिविटी थी जिसमें कि हम ये बात कर रहे थे, अगर हम इसमें, अगर आपसे यही बात पूछ ली जाए कि इस केस में हमने अगर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की जगह डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ले लिया होता तो क्या ये बल्ब ग्लो करता? जी हाँ, बिल्कुल करता, क्योंकि हमने क्या बात बोली थी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब वो चार्ज पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो NaOH में भी तो चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट हो रहे हैं ना, OH नेगेटिव आयंस एंड Na पॉजिटिव आयंस। तो जब ये आयंस मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये बल्ब ग्लो करेगा। प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया सारे एसिड्स में कॉमन होता है H पॉजिटिव आयंस ये लिबरेट करते हैं वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, एंड सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है कि वो OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, what happens to acid when they are added to their aqueous solution या water। ठीक है, ये हालांकि अभी मैंने पिछली स्लाइड में अभी डिस्कस किया है कि जब भी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं H3O पॉजिटिव। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ना, ये बड़ी ही अच्छी थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटी है और इस पर भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने स्पेशली ये एज इट इज़ NCERT बुक से यहाँ पर लिया है। इसमें एक, अगर आप ये पूरा सेटअप देखें, इस सेटअप में क्या है कि आपने पहले तो इसमें लिया है NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारा टेबल सॉल्ट है। तो ये ड्राई NaCl क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने। सॉलिड NaCl यहाँ पे आपकी एक्टिविटी में लिखा है। सॉलिड NaCl का मतलब क्या हुआ कि आपने सॉल्ट लिया और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप धीरे धीरे ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको क्या चीज़ दिखेगी, गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो इसी में आपके यहाँ पे इसमें दिखा रखा है इन्होंने, ये यहाँ से गैस निकल रही है और एक डिलीवरी ट्यूब से उस गैस को डायरेक्ट किया जा रहा है। डिलीवरी ट्यूब इसलिए लगाते हैं कि गैस पूरी, अगर हमने ये कॉर्क नहीं लगाया, डिलीवरी ट्यूब होता है, कॉर्क में ना एक छेद होता है और उसके साथ एक ट्यूब को लगा दिया जाता है। तो यहाँ से जो भी गैस ये लिबरेट हो रही है वो सीधे सीधे डायरेक्टली डिलीवरी ट्यूब में ही एंटर करेगी। अगर आपने ये कॉर्क या डिलीवरी ट्यूब नहीं लगाई तो ये सारी गैस इवेपोरेट हो जाएगी। आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, आपको गैस ही नहीं मिलेगी सफिशिएंट अमाउंट में। तो इस तरीके से अब इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? बेसिकली इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि जब हमने NaCl में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो एक गैस इवॉल्व हुई। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है ये लिटमस पेपर को का कलर टर्न करेगी या नहीं करेगी।
लेकिन उसके लिए ना हमें एक चीज़ देखनी है, हमें एक लिटमस पेपर तो लेना है ड्राई और एक लिटमस पेपर लेना है वेट, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ लिखा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई लिटमस पेपर एंड वेट लिटमस पेपर। तो ये जो गैस इवॉल्व होती है इसमें से जैसे ही हमने ड्राई लिटमस पेपर को लेकर आए उसके पास, तो हम देखते हैं कि कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम वेट लिटमस पेपर को लेकर आते हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर का रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयंस लिबरेट हुए हैं, क्योंकि ये जो गैस यहाँ पे इस पर्टिकुलर, चलिए ये रिएक्शन भी मैं समझा देती हूँ। इस रिएक्शन में आखिरकार बन क्या रहा है, आपने NaCl में ऐड किया H2SO4, ठीक है। तो आपका क्या बना प्रोडक्ट, Na ने सल्फ्यूरिक एसिड के ये सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया तो Na2SO4 बना, प्लस HCl गैस निकली, HCl गैस, ठीक है। अब HCl गैस निकली क्या है, ये एसिड हुआ HCl गैस, तो ठीक है ना। HCl गैस जब निकली और आपने उसके पास ड्राई लिटमस पेपर लेकर आए ब्लू, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है। तो जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेकर आए तो फिर उसने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम लिटमस पेपर वेट लेकर आए तो व्हाट वी सॉ कि वो वेट यानी गीला लिटमस पेपर जो था वो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्ड रेड। तो ये बड़ी शॉकिंग ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक्चुअली ये प्रूव कर रहा है ना, ये यही प्रूव कर रहा है कि HCl, अगर HCl गैस यहाँ पे लिबरेट हुई है तो HCl डिसोसिएट कब होगा, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में कब डिसोसिएट होगा, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होता है। यानी अगर ड्राई लिटमस पेपर था तो उसमें कोई HCl जो है डिसोसिएट नहीं हुआ, H पॉजिटिव आयंस नहीं बने, लेकिन वेट लिटमस पेपर जैसे ही लेकर आए हम तो वेट यानी एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से H पॉजिटिव आयंस लिबरेट हुए और उसने अपना कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दिया, दैट इज इट टर्न ब्लू लिटमस रेड। सो या इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव होता है। अच्छा, कई बार ना अगर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे टाइम पे कंडक्ट किया जा रहा हो जब रेनी सीज़न है, तो आपको पता है कि रेनी सीज़न में ना एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है, तो जब ये गैस लिबरेट होती है तो गैस यही जो डिलीवरी ट्यूब से जब ये गैस हम बाहर कलेक्ट कर रहे हैं तो HCl गैस एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या हो जाता है, वो ड्राई HCl नहीं रहती, फिर वो गैस थोड़ी सी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप उस वक्त उसके पास इवन ड्राई लिटमस पेपर लाओगे ना तो भी वो टेस्ट दे देगी, क्योंकि अब क्या है कि अब वो ड्राई गैस नहीं रह गई, उसने भी एब्जॉर्ब कर लिया कुछ मॉइस्चर। तो इसके लिए ये प्रिकॉशन लिया जाता है कि जब भी ये वाला एक्सपेरिमेंट रेनी सीज़न में किया जाता है और उस वक्त बारिश की वजह से अगर आपका ह्यूमिड एयर है तो आपको ये टेस्ट इवन ड्राई लिटमस पेपर पर भी मिल जाता है। तो उसके लिए ये प्रिकॉशन लिया जाता है जिसमें कि एक गार्ड ट्यूब बनाई जाती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फंक्शन कह लो या प्रॉपर्टी कह लीजिए कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर, तो उसके ये हेल्प करता है कि ये जो HCl गैस लिबरेट हो रही है उसको टेस्टिंग के से पहले उसको इस गार्ड ट्यूब के थ्रू पास किया जाए, ताकि अगर उसने एनवायरनमेंट से थोड़ा भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है तो वो भी ये कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब यानी गार्ड ट्यूब एब्जॉर्ब कर ले और वो गैस फिर से ड्राई हो जाएगी और आपको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे दिया भी है कि इफ़ क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। तो ये भी क्वेश्चन कई बार CBSE में आ जाता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गार्ड ट्यूब व्हेन वी टेस्ट
for acids showing their characteristics test with litmus paper. तो उसमें आपको ये लिखना ही है कि इस ट्यूब का काम ये होता है कि अगर मॉइस्चर लेडन एटमॉस्फेयर है तो उस वक्त ये गार्ड ट्यूब जिसमें कि कैल्शियम क्लोराइड होती है तो ये ड्राई कर देता है HCl गैस को विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आई कि एसिड्स हो या बेसिस हो, ये वाटर सोल्यूशन में ही या एक्वस सोल्यूशन में ही अपने कैरेक्टरिस्टिक आयंस में डिसोसिएट होते हैं। यानी एसिड्स डिसोसिएट होते हैं H पॉजिटिव आयंस में और बेसिस डिसोसिएट होते हैं आपके OH नेगेटिव आयंस में, लेकिन शर्त ये है कि वो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, यानी ड्राई कंडीशन में वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये बहुत अच्छा एक और टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। भाई देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेबोरेटरी कंडीशंस में उनकी वजह से कुछ ना कुछ अगर हमने ढंग से नहीं प्रिकॉशंस लिए तो कोई मिसहैप हो सकती है। तो एसिड्स को ना जब भी हम यूसेज करते हैं लैब में तो एसिड्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आप भी जब भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा मौका होता है कोई रिएक्शन के लिए आपको एसिड को डाइल्यूट करना है, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, पानी मिलाओगे किसी भी चीज़ में ना, कोई भी चीज़ अगर डाइल्यूट करनी है तो आप पानी मिलाते हो, तो एसिड को भी डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में धीरे 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 एसिड धीरे धीरे डाला जाता है। तो ये ही पहला वो है, एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो डाइल्यूशन होता है ना, डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है कि एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में से हटाकर उसमें और पानी डाल के उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही डाइल्यूशन कहते हैं। ये प्रोसेस बड़ा एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है। तो इसलिए एसिड का डाइल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एकदम से स्पिल ना हो जाए एसिड, आपको चोट ना लग जाए, आपको उससे बर्निंग सेंसेशन ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया जाता है और वाटर में ही एसिड को थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसको ऐड किया जाता है। और इसको साथ साथ एक और चीज़ की जाती है, इसको धीरे धीरे ना हिलाया जाता है, स्टिर किया जाता है, मिलाया जाता है। तो दिस इज़ द करेक्ट वे कि एसिड को धीरे धीरे पानी में ड्रॉप 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 करके आप डालें और धीरे धीरे इस वाली टेस्ट ट्यूब को जिसमें पानी है उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहें ताकि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। तो आपको ये प्रिकॉशन लिखना है कि ऑलवेज फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड शुड बी स्लोली एडेड टू वाटर। प्लीज़ ये कभी ना करें कि आपने ये काम ना करें कि आपने वाटर को एसिड में डाला, ये नहीं होगा। जैसे ही अगर ऐसा कर दिया कि एसिड एक टेस्ट ट्यूब में है और आपने एक ड्रॉप भी वाटर डालोगे तो वो एसिड पूरा स्पिल आउट हो जाएगा और वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। और आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडीइंग।